नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में चुनाव के बीच फंसी बीजेपी की, बिहार में एनडीए बैठक में मचे बवाल की, देखेंगे प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे को, झारखंड में जेएमएम की चुनाव आयोग में शिकायत को, जानेंगे वक्फ बिल की बैठक से विपक्ष के वॉकआउट को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 8 नवंबर से दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा, पार्टी ने रिलीज किया टी शर्ट और प्ले कार्ड। 4 दिसंबर को होगा यात्रा का समापन। अखिलेश की महाराष्ट्र की जनता के नाम चिट्ठी, लिखा भाजपाई धोखेबाजों को हराएगी महाराष्ट्र की जनता, मीडिया से बीजेपी के षड्यंत्र में न फंसने की अपील। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो में सेबी चीफ बुच पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 602 अंकों की बढ़त के साथ 80,005 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 158 अंकों की बढ़त के साथ 24,339 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, जहां एनडीए में खींचतान अभी भी जारी है। सहयोगी तेवर दिखा रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। वहीं एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। तो कैसे महाराष्ट्र में चुनाव के बीच फंसी बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अजीत पवार किंग मेकर हैं और कभी भी दल बदल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रचार के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है, हमारे साथ अजीत दादा हैं और किसी की भी हमें जरूरत नहीं है। नवाब मलिक के इस बयान को बीजेपी के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार को साफ कर दिया था कि अगर वो नवाब मलिक को टिकट देते हैं तो बीजेपी उन्हें समर्थन नहीं देगी। इसके बावजूद अजीत गुट ने नवाब मलिक की बेटी को टिकट दे दिया और अब मलिक बीजेपी को ही चेतावनी दे रहे हैं। यानी एक तरह से उनके इस बयान को अजीत गुट का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। एनडीए के सहयोगी दल ही उसे तीखे तेवर दिखा रहे हैं। तो फडणवीस ने अपने बयान में ये बात कही है कि वो सहयोगियों के बिना नहीं जीत सकते। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा राज्य विधानसभा चुनाव अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन ये भी सच है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। तीनों दलों के मतों का एकीकरण ही हमें विजयी बना सकता है। अब फडणवीस के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी ने राज्य में हार मान ली है। वहीं रामदास आठवले ने बीजेपी को चेतावनी दी और कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर कहा है कि सीटों के बंटवारे के बारे में जब भी चर्चा हुई हमें एक बार भी बुलाया नहीं गया। महायुति के नेताओं द्वारा आरपीआई को इतना नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, यानी कि एनडीए में कुछ बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र एनडीए में टकराव सुलझने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, तो बिहार एनडीए में भी बवाल मचा हुआ है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसी को लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई, लेकिन जहां बैठक से एनडीए के तमाम सहयोगी नदारद रहे, तो वहीं मीटिंग के बाद सीएम हाउस के बाहर हंगामे की भी खबर सामने आई। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एनडीए की अहम बैठक बुलाई, लेकिन नीतीश की बैठक में 3 दल के नेता ही पहुंचे। बाकी 3 दलों ने इस बैठक से किनारा कर लिया। एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच टकराव किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बिहार एनडीए में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बैठक का न्योता दिया था, वहीं पशुपति पारस को नीतीश कुमार ने बैठक में बुलाया ही नहीं। ऐसे में ना तो पशुपति पारस बैठक में आए और ना ही चिराग पासवान। चिराग का ना आना बता रहा है कि नीतीश को लेकर चिराग की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर पशुपति पारस को न्योता क्यों नहीं दिया गया? क्या पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है? इसके साथ ही एक और पार्टी ने नीतीश की बैठक से किनारा किया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। मांझी के बारे में ये कहा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरह से उनकी पार्टी को किनारे लगा दिया गया, उससे वो खुश नहीं है और इसकी नाराजगी मांझी खुलकर दिखा भी रहे हैं। चिराग और मांझी की नाराजगी एनडीए को आगामी चुनाव में भारी पड़ सकती है। इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। चुनाव से पहले ही बिहार एनडीए में तनाव दिखाई दे रहा है। ना तो एनडीए के सहयोगी खुश है, ना ही बिहार की जनता। लेकिन वायनाड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लिए जरूर भारी जन समर्थन दिखाई दे रहा है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। तो क्या कुछ कहा प्रियंका ने,
जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और अब उन्होंने अपने प्रचार अभियान को भी तेज कर दिया है। प्रियंका गांधी वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने वहां रोड शो किया और मीरागढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा, अगर आप मुझे अपना सांसद चुनते हैं तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए जितना संभव हो सकेगा उतना काम करूँगी। मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी और आपके मुद्दे के लिए लड़ूंगी और मैं संसद में आपकी आवाज उठाऊंगी। आपकी समस्याओं को हल करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी। मैं युवाओं, खासकर युवा लड़कियों, मेरी बहनों के लिए लड़ूंगी ताकि आप सभी के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र भविष्य बन सके। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इसी के साथ प्रियंका ने राहुल का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे भाई राहुल की तरह होना आसान नहीं है। पिछले 10 सालों से उन्होंने बीजेपी तंत्र के लगातार हमलों का सामना किया है। उनके बारे में इस तरह का झूठ फैलाया गया जो मुझे लगता है कि वैश्विक राजनीति में अभूतपूर्व है। इस मुश्किल वक्त में आप ही थे जो उनके साथ खड़े रहे। बता दें कि 13 नवंबर को मतदान होने हैं, वही परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। वायनाड में चुनावी शोर गूंज रहा है तो झारखंड में भी चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जेएमएम ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित 2 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद चुनाव आयोग सवालों से घिर गया है तो बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में सियासी पारा हाई है। इस बीच जहां एक और जेएमएम राज्य में दोबारा वापसी की तैयारी में जुटी है तो वहीं बीजेपी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी सिलसिले में अब जेएमएम ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार सहित 2 सीनियर आईपीएस अफसरों संजय आनंद लाटकर और एवी होमकर के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। जेएमएम ने तीनों अधिकारियों पर झारखंड चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग से इस मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने तीनों अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने की भी अपील की है ताकि राज्य में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। जेएमएम के इस आरोप से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जेएमएम की इस शिकायत पर क्या संज्ञान लेता है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा, तो सवाल वक्फ बिल को लेकर भी उठ रहे हैं। एक बार फिर जेपीसी की बैठक हुई और इस बार भी ये बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान नेताओं में काफी तीखी बहस देखने को मिली, जिसके बाद विपक्ष ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया। तो आखिर क्या हुआ आज इस बैठक में, क्यों विपक्ष ने किया वॉकआउट, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर घमासान का दौर जारी है। 28 अक्टूबर को एक बार फिर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि बैठक में फर्जी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था और इस पर चर्चा भी कराई जा रही थी। इसके साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के दौरान विपक्षी दलों ने उसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए विरोध शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों की तरफ से तर्क दिया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहले ही जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर यह अनुरोध कर चुकी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया जाए। बताया जा रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों को लेकर कई तरह की गड़बड़ियों का जिक्र भी किया गया। विपक्षी दलों के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद विपक्षी सांसद फिर से बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि जेपीसी ने वक्फ संशोधन कानून पर सुझाव देने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के समूह कॉल फॉर जस्टिस और वक्फ किराएदार कल्याण संघ को बुलाया था। अब जेपीसी की बैठक 29 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि एक बार फिर जेपीसी की बैठक में मंत्रालय की तरफ से अहम प्रेजेंटेशन देंगे। जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष के सांसदों पर आरोप लगाए हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मोदी सरकार गंभीर आरोपों से घिर गई है। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनी जायसवाल को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी समेत संघ को भी घेरा है और इस बीच एक बार फिर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण को सजा जरूर मिलेगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनी जायसवाल का मामला तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी और संघ पर भी आरोपों की बौछार कर दी है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि राजेश सिंह नाम का एक शख्स 4 साल से रोशनी का पीछा कर रहा है
और शोषण की धमकियां भी दे रहा है। लेकिन राजेश सिंह आजाद घूम रहा है और रोशनी का परिवार जेल में है। उन्होंने कहा कि रोशनी न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सवाल किया कि क्या सरकार कुछ करेगी। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ते हैं, एक बार नहीं, उन्होंने तीसरी बार ये चुनाव लड़ा है। अगर उस क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आप देश की स्थिति समझ सकते हैं। दरअसल 15 सितंबर 2024 को रोशनी ने अपने पति और समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ता राजेश सिंह के घर पर पहुंचकर उन पर हमला किया, जिसके बाद ये मामला थाने से सिविल कोर्ट पहुंचा। लेकिन रोशनी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। साथ ही उनके आवास की कुर्की के आदेश दिए गए हैं और पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसे लेकर बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। विनेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और संघ ने हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ अन्याय को दबाने की कोशिश की है। जो आज रोशनी जायसवाल के साथ हो रहा है, वैसा ही हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। जो लड़ाई हमने सड़क से शुरू किया था, उस लड़ाई को लड़ने के लिए अब हम विधानसभा पहुंच गए हैं। बीजेपी की आईटी सेल ने हमारी हिम्मत को तोड़ने की लगातार कोशिश की। हमारे खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको बचाने का काम किया है, आने वाले टाइम में उस आदमी को, बृजभूषण को, जरूर सजा मिलेगी। विनेश ने साफ कर दिया कि वो हार नहीं मानेगी, बृजभूषण को सजा दिलवा कर रहेंगी। जिसके बाद बीजेपी भी दबाव में नजर आ रही है। तो दबाव जाति जनगणना को लेकर भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष लंबे वक्त से मोदी सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहा है, लेकिन 2011 के बाद से अब तक देश में जनगणना ही नहीं हुई है और अब इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में जनगणना कराए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2025 में जनगणना शुरू करने जा रही है। इसके आंकड़े साल 2026 में जारी किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। जनगणना के बाद 2028 तक लोकसभा सीटों का परिसीमन हो सकता है। इस खबर के सामने आते ही जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के वक्त से ही जाति जनगणना की मांग करते आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार विपक्ष की मांग पूरी करेगी। वैसे आपको बता दें कि संघ ने भी विपक्ष का समर्थन करते हुए कहा था कि जाति जनगणना करवाना जरूरी है और अब विपक्षी दलों की मांग के बीच जनगणना की खबर आई है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार जाति जनगणना भी करवाई जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और जनगणना प्रक्रिया की डिटेल अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। बता दें कि आमतौर पर हर 10 साल में जनगणना करवाई जाती है, जिसके हिसाब से आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। 2021 में जनगणना होनी तय थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा था और अब इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। महाराष्ट्र की राजनीति का चर्चित भतीजा अजीत पवार फिर से चाचा के साथ में दो हाथ करने के तैयार हैं। पिछले चुनाव में जनता ने चाचा को जनादेश दिया था और भतीजे ने चाचा को दगा दिया था। इस बार भतीजा इस उम्मीद के साथ में जनता के सामने फिर जाने को तैयार है कि जनता उसको फिर से जिताएगी, तो दूसरी तरफ चाचा इस बात से मुतमईन है कि बुरे काम का बुरा नतीजा तो होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।